चलिए, हाय दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, बीएसएससी का जो हमने सार संग्रह वाला सेट लिया था, उसमें हमने इसका पेज नंबर 83 का क्वेश्चन हम सब करना शुरू किए थे, जो कि आशु लिपिका सह टंटक स्टेनोग्राफर में 27/8/2006 ईस्वी को ये पूछा था। इसमें हम देखिए आधा तक ले चुके थे, और आधा का वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने की वजह से, क्योंकि खींचना पड़ जाता है, तो इसकी वजह से हमने आधा तक रोक दिया था। यही बुक से हम लेकर चल रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहां तक हम क्वेश्चन उसमें शायद किए थे, और यहां से आज इसको लास्ट करना। देखिए, क्वेश्चन हमने किया था कहां तक कि पूर्ण स्वराज। ये प्रश्न हमने कर चुके थे ऊपर वाला विदेशी। क्या प्रश्न? ये प्रश्न उसमें हम कर चुके थे। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार राजा महेंद्र लाल सिंह के द्वारा की गई थी। यहां से करना बाकी था। देखिए, ये प्रश्न देखिए क्या दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन कब हुआ? देखिए, ये प्रश्न पूछ रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले इसकी स्थापना आ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुआ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। देखिए, इसका जो लाहौर अधिवेशन है वह 1929 ईस्वी में हुआ, और इसकी खास बातें कुछ है, इसीलिए ये पूछा 1929 ईस्वी में कौन अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन। ठीक है, अब देखिए, ये जो 1929 ईस्वी में कौन से अधिवेशन हुए? लाहौर अधिवेशन। देखिए, इस लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, 1929 का जो अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो लाहौर में, उसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस देखिए, इस अधिवेशन में, अर्थात ये है जो स्मॉल डेट याद रखिए, 31 दिसंबर। इसी दिन अर्थात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि रावी नदी के तट पर, कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि में तिरंगा फहराया गया और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। क्या नारा दिया गया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। साथ ही उसी रात अर्थात 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को यह तय की गई कि जो 26 जनवरी 1930 ईस्वी आएंगे, उसमें हम सब अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। साथ ही इसके बीच में अर्थात 31 दिसंबर से लेकर 26 जनवरी के बीच में लोगों ने ऐसा संगठन बनाया कि जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूकता करेंगे आजादी मनाने के लिए। ठीक है ना। और साथ में ये जो अधिवेशन था, इसकी और मुख्य उद्देश्य थे, इसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि जो गोलमेज सम्मेलन है, गोलमेज सम्मेलन है, इसमें भाग नहीं लेना है। गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेना है, ये इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था पूर्ण स्वराज का मांग करना। पूर्ण स्वराज का मांग करना। प्रश्न स्पेशल पूछ दे, पूर्ण स्वराज की मांग किसने की? तो पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू को आंसर देना है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को देना है। और इसी में जो था, और साथ में यह तय की गई कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस मनाना है। कौन से अधिवेशन में? ये लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। तो ये हमारा लाहौर अधिवेशन से संबंधित कुछ पॉइंट से थी। लेकिन अगर जैसे ही हम गोलमेज सम्मेलन की बात करें, तो गोलमेज सम्मेलन से 3 प्रश्न याद रखिए। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति भीमराव अंबेडकर, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन वाला कांग्रेस की ओर से भाग लेने वाला व्यक्ति महात्मा गांधी, और जो इसमें साथ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजिनी नायडू भी भाग लिए थे। सरोजिनी नायडू भी क्या लिए थे? भाग लिए थे। यही दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी अर्थात गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने अर्धनंगा फकीर कहा। अर्धनंगा फकीर कहा था किसको? महात्मा गांधी को। कौन? विंस्टन चर्चिल। चलिए, ये हमारा पहला प्रश्न, अब इसको ज्यादा नहीं खींचते। देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए पूछ रहा है क्या? राजा सवाई जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ खोली गई? तो जयपुर में है जो प्रथम वेधशाला खोली गई थी। किसके? राजा सवाई जयसिंह के द्वारा। ठीक है, फिर आते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो ये ऑप्शनली छाटेंगे हम सब। क्यों? क्योंकि
जो नाम दिया होगा उसमें एक जहांगीर शामिल होंगे, और जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है, यह लाहौर में स्थित है। चलिए कुछ यहाँ पर मकबरा संबंधित हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि मकबरा से संबंधित कुछ पॉइंट, जैसे सबसे पहले जहांगीर का मकबरा कहाँ है, तो ये लाहौर में है, लाहौर में है जहांगीर का मकबरा। दूसरे पॉइंट्स आते हैं बाबर, तो देखिए बाबर का मकबरा काबुल में है, जो अफगानिस्तान की क्या है, अफगानिस्तान की राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी है। ये भी देख लीजिए भारत से बाहर ही है, लेकिन उसमें दूसरा ऑप्शन बाबर नहीं दिया होगा, ये हो गया। एक आते हैं तीसरा हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। एक चौथा और ले लेते हैं शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, अर्थात ये हम अपना सासाराम में है, कहाँ है, सासाराम में। ये इस प्रकार मकबरे हैं, तो ये ऑप्शनली दिया होगा और इसीलिए इसका आंसर ये क्लिक किए। आप सब ये पॉइंट्स हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सब समझे होंगे। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि मोहम्मद गौरी, कौन, मोहम्मद गौरी ने किस दास को बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किए थे, उसका कौन सा दास, तो बख्तियार खिलजी। जो बिहार और बंगाल पर उस समय जो विजय प्राप्त किए थे वो कौन थे, बख्तियार खिलजी थे। इस प्रश्न का आगे सुफला साफ करेंगे, अभी और आगे पहले बढ़ लेते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय। अगले प्रश्न देखिए क्या, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके दरबार में थे, तो शिवाजी, शिवाजी किसके दरबार में, शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान थे। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न देखिए क्या पूछा, इब्न बतूता भारत यात्रा किस काल में किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ये जो व्यक्ति हैं जिनका एक व्यक्ति से संबंध अच्छा नहीं था, संबंध अच्छा नहीं था, वो कौन थे, निजामुद्दीन औलिया। कौन, निजामुद्दीन औलिया। किससे पूछा जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध किससे अच्छा नहीं था, निजामुद्दीन औलिया। यही प्रश्न पूछता है कि मोहम्मद बिन तुगलक को किसने कहा दिल्ली अभी दूर है, तो यह कहा था किसने, निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को, ठीक है ना। क्या, किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन बोला था, नहीं, कहानी कुछ उल्टा हो गया है, ठीक है ना। ये गयासुद्दीन तुगलक से संबंध उसका अच्छा नहीं था, ठीक है ना, गयासुद्दीन तुगलक से संबंध अच्छा नहीं था, किसका, निजामुद्दीन औलिया का। देखिए ये मोहम्मद बिन तुगलक नहीं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का पिता का नाम था गयासुद्दीन तुगलक, और इसके ये कौन थे, पिता थे। ये गयासुद्दीन तुगलक का संबंध निजामुद्दीन औलिया से नहीं था, निजामुद्दीन औलिया से नहीं था, ठीक है ना, इसके पिता का। और निजामुद्दीन औलिया ने कहा था किसको, गयासुद्दीन तुगलक को, कि दिल्ली अभी दूर है। और ये जो निजामुद्दीन औलिया इसके बेटे के साथ अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक के साथ दोस्ती करके इस लकड़ी के महल में, लकड़ी के महल में बोला जाता जिंदा जला दिया गया था गयासुद्दीन तुगलक को। चलिए ये तो प्रश्न है, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या था, यहाँ प्रश्न था इब्न बतूता भारत किसके यात्रा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के। अगले प्रश्न देख लीजिए, रामानुजा कौन है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है, विशिष्ट द्वैतावाद से रामानुजा संबंधित है। अगले प्रश्न, सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग थे, तो तुर्क से, क्योंकि सल्तनत काल में सभी लोग कहां से आते थे, तुर्क से आते थे। चलिए अगले प्रश्न, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया, फेमस प्रश्न, अशोक ने बनवाया। देखिए ये है जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस साल पूछे प्रश्न, ठीक है ना। देख लीजिए कैसा कैसा प्रश्न है। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, तो कनिष्क जो है 78, 7 और 8 और ईसा पूर्व, 7 और 8 ईसा पूर्व, ठीक है, तो 78 ईस्वी, ठीक है ना। अगले प्रश्न आते बुद्ध, बुद्ध किसके बारे में पूछा जा रहा है, बुद्ध के उपदेश
किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित महात्मा बुद्ध ने क्या दिया? अपना उपदेश दिया, जो कि ये कौन धर्म से? तो बौद्ध धर्म से। कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। कौन? बुद्ध थे। कौन धर्म? बौद्ध धर्म। चलिए अब यहां देख लीजिए कि जो बुद्ध है इनका जन्म कब हुआ? तो बुद्ध का जन्म अर्थात महात्मा बुद्ध का जन्म और मृत्यु, तो जन्म जो होंगे 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, और ये मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, ये महात्मा बुद्ध, कौन बुद्ध? महात्मा बुद्ध का जन्म है और ये क्या है? मृत्यु है। चलिए बहुत अच्छे, अगले प्रश्न की ओर। डेटम रेखा क्या है? देखिए ये जो रेखा है ना, डेटम रेखा, कौन रेखा? डेटम रेखा। डेटम रेखा जो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई मापी जाती है, अर्थात समुद्र तल की ऊंचा, अर्थात ये देखिए जैसे कहने का मतलब इसमें ये समुद्र है, पानी भरा है, तो इसकी गहराई और ये ऊंचाई वही चीज हुआ ना कि इसके क्षैतिज से कितना ये गहरा है, जिससे मापी जाती है वो डेटम रेखा कहलाती है। कौन सी? डेटम रेखा कहलाती है। अगले प्रश्न आ जाते हैं। बोकारो इस्पात कारखाने किस विदेश के सहयोग से बनाई गई? तो रूस, पूर्व सोवियत संघ या रूस, जैसे पूर्व सोवियत संघ और रूस। बोकारो स्टील प्लांट रूस की सहायता से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, बोकारो के बाद ले लेते हैं दुर्गापुर, तो दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। फिर एक राउरकेला, तो जो राउरकेला इस्पात प्लांट है वो जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। तो ये दोनों भी आप अवश्य याद रखिए। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। विश्व के चीनी का कटोरा किसे कहा जाता? क्यूबा को। किसको कहा जाता? क्यूबा को। और भारत का चीनी का कटोरा, मतलब भारत में चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश। चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य भारत में कहाँ है? तो यूपी में है हमारा। कहाँ? उत्तर प्रदेश में है, जो चीनी का उत्पादन में सबसे अग्रणीय राज्य है। ठीक है, अभी आते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या प्रश्न दिया? भारत का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट पर फोकस कीजिए, का बिहार से किससे संबंध है? तो आर्यभट्ट हमारे बिहार अर्थात पाटलिपुत्रा से संबंध इसका क्या है? काफी अच्छे हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए। क्या करा? नालंदा विश्वविद्यालय वैभव किसके हाथों नष्ट हुई? बख्तियार खिलजी, यही मोहम्मद गौरी के दास था बख्तियार खिलजी, और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया? नष्ट किया। इसका कहानी आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये नष्ट करने का रीजन था कि मोहम्मद गौरी, ठीक है ना, उसको काफी बुरी स्थिति से तबीयत खराब हुई। ठीक है, और उसके बाद उसको पूरे विश्व में, मतलब शायद ऐसा वैद्य सब लोग बोले कि उनका इलाज संभव नहीं है। ठीक है ना, इलाज संभव नहीं है, और साथ में शायद उन्होंने संभव था भी, लेकिन उन्होंने घोषणा किया कि जो भी भिक्षु, या उस समय तो वैद्य से ही न ठीक होते थे, तो जो भी वैद्य हमें ठीक करेगा उन्हें हम बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। ठीक है, ऐसा उन्होंने घोषणा करवा दिया पूरे विश्व में। और उसी समय ये सूचना पहुंची कहां? नालंदा विश्वविद्यालय हमारे बिहार शरीफ। तो जब नालंदा विश्वविद्यालय ये सूचना पहुंची तो यहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे, और वह बौद्ध भिक्षु लोग ने क्या किया? उनको बोला ठीक है, आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जब ठीक हो जाएगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि मतलब बिना दवाई का ठीक करना था। तो जैसे जो कुरान का पन्ना था, उस कुरान के पन्ने पर उन्होंने जड़ी बूटी का, मतलब जो उस बीमारी से ठीक होने वाला था वो लगा दिया, और उसको बार बार इस तरीके से पेज लेकर के पलटता था, तो उससे उसकी दवा का असर शरीर में किया और वो बीमारी क्या हो गया? ठीक हो गया। अब इसी को गुस्सा में लेकर के कि हमारे देश में, मतलब वो अपने देश में, हमारे यहाँ ऐसा वैद्य नहीं और ये भारत में ऐसा वैद्य कैसे रह सकता, इसी जलन की वजह से उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करवा दिया? नष्ट करवा दिया। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न आइए। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता? कोसी नदी को। क्यों कहा जाता बिहार के शोक कोसी नदी को? क्यों? क्योंकि यह उत्तरी बिहार के लिए बाढ़ का सबसे विनाशकारी है नदी है। साथ ही जो कोसी नदी है उसका ढलाव काफी ज्यादा ऊंचे से आता है। ठीक है ना, और वो डायरेक्ट जो ढलती है, तो जो हमारे बिहार के मैदानी भाग में आता है, तो उत्तरी बिहार इससे तबाह है, इसीलिए इसको बिहार का को शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न आते हैं। क्या प्रश्न दिया? गंगा के दक्षिण भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाने जाते हैं? तो गंगा के दक्षिणी भाग में है जो कैवाल मिट्टी, अर्थात गंगा के दक्षिणी भाग में, जैसे नालंदा जिला, गया जिला वगैरह जो है गंगा के दक्षिण में, वहां इसको जो जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ को हम सब कैवाल मिट्टी कहते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए। बिहार की कोसी परियोजना
का श्री गणेश कब हुआ? तो 1954। बिहार के शोक जो कोसी नदी पर है उसी परियोजना पर, उस पर एक परियोजना बनाई गई जिसका 1954 में हुआ। अगले बिहार से ही संबंधित प्रश्न देखिए, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र अर्थात टेलीविजन के लिए? तो 1978 में खोली गई, 1978 में खोली गई। अगले प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न क्या देखिए, जयदेव। जयदेव तो गीत गोविंद, जयदेव जैसे कि देव एक ग्रंथ है, तो देव भगवान का जो हम सब कोई भी देवी देवता का पूजा करते हैं तो गीत अवश्य आता है, इसलिए जयदेव गीत गोविंद। अगला क्या है, सालारगंज, सालारगंज म्यूजियम, तो सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद। भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सी है? लक्ष्य है जो भारत के द्वारा विकसित है, मतलब भारत में ही है। हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से किसको जानते हैं? सुमित्रानंद पंत को हम स से सुकुमार, स से सुमित्रा अर्थात सु तो उधर भी सु, ठीक है, सुकुमार तो सुमित्रानंद पंत। अगले प्रश्न देख लीजिए, ग्रैंड स्लैम क्या पूछ रहा? ग्रैंड स्लैम जीतने वाला प्रथम भारतीय बालिका खिलाड़ी सानिया मिर्जा, ग्रैंड स्लैम बैडमिंटन खिलाड़ी ना। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, अगले प्रश्न क्या कर रहा? तमसो माँ ज्योति गर्मय, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो ऋग्वेद। ये जो है वो चार वेद हैं ऋग्वेद, तो उसमें से एक ऋग्वेद से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, वहीं से ये शब्द ली गई है। स्माइल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाकर। कौन सुभाकर? E.F. सुभाकर, E.F. सुभाकर, ठीक है। अगले प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड का पुरस्कार जो पुरस्कृत, ये तो प्रश्न करंट अफेयर का है, तो फिर भी वैद्यनाथ किस कला से संबंधित? नृत्य से है। ये प्रश्न रिपीट नहीं होंगे, जो प्रश्न का स्वरूप ऐसा रहता है कि रिपीट होने का उसको ज्यादा एनालिसिस करना है। बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर है? ये तो कभी चेंज ही नहीं होगा, इसलिए ये चिनाब, बगलिहाल परियोजना चिनाब। कितने पाकिस्तान नामक एक पुस्तक लिखी गई है, कितने पाकिस्तान, जो लिखा है कमलेश्वर के द्वारा। कितने पाकिस्तान एक जो पुस्तक है वो कमलेश्वर के द्वारा लिखे गए। वंदे मातरम योजना है जो गर्भवती महिला से, वंदे मातरम योजना गर्भवती महिला से। आगे क्या करा? पोलियो, क्या है? पोलियो का टीका की खोज किसने किया? जॉन साल्क, पोलियो का टीका जॉन साल्क। मनुष्य का रक्तचाप 120/80, 120/80। कार्य के दृश्य में कौन लेंस? तो उत्तल लेंस। कौन लेंस? उत्तल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं, ये क्या पूछ रहा? प्रश्न पूछा मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन किसके मतलब मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमेगा, और अगर विटामिन के ही है जो रक्त के थक्का जमाने का क्या करता? कार्य करता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन, फिलिक्विनोन है, ठीक है। और इसकी खोज कब हुई? तो 1929 ईस्वी में। विटामिन के की खोज 1929 ईस्वी में। रासायनिक नाम फिलिक्विनोन, कमी से रक्त का थक्का नहीं जमना, ये प्रश्न है। आगे आते हैं, बीसीजी बेसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन, बीसीजी का फुल फॉर्म। टीका नवजात शिशु में कितने दिन के भीतर लगानी चाहिए? तो बच्चे के जन्म लेने के 7 दिन के बाद उसे एक टीका दी जाती है जो बीसीजी का होता है। अगले प्रश्न आते हैं, पादप क्या पूछ रहा? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार का भिन्न है? तो उसमें देखिए पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में अंतर, बाई ऑप्शनली चले तो कोशिका भित्ति के कारण दोनों क्या होते हैं? अलग होते हैं। अगले प्रश्न, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में? तो सबसे ज्यादा छोटी आंत में होते हैं, सबसे ज्यादा। ये छोटी आंत नाम का है लेकिन पाचन का सबसे ज्यादा संपन्न छोटी आंत में होते हैं। इसकी लंबाई 35 मिलीमीटर 35 मिलीमीटर या 1.5 इंच, 1.5 इंच होते हैं छोटी आंत की लंबाई, ठीक है। आगे प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? तो 46। कितनी जोड़े पूछता? तो 23 जोड़े। कितनी जोड़े? तो 23 जोड़े हैं क्रोमोसोम। अगले देखिए, खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु किया गया, तो बेंजोइक एसिड है जो फूड प्रोसेसिंग गैस है, ठीक है ना। अगले प्रश्न, किस द्रव के जमा होने से मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक अम्ल। कौन से? लैक्टिक अम्ल, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, अम्ल अस्त होते समय, सॉरी अम्ल नहीं, अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना प्रकाश के प्रकीर्णन, और डूबते समय भी लाल दिखाई देना तो प्रकाश के कौन घटना? प्रकीर्णन की घटना।
अगले प्रश्न, कौन सा विटामिन हार्मोन माना जाता है? विटामिन हार्मोन, तो विटामिन डी। कौन डी? विटामिन डी को विटामिन हार्मोन माना जाता है। और इसकी खोज, इसके रासायनिक नाम पहले से, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफिरॉल, कैल्सीफिरॉल। और इसकी जो खोज हुई, वो जो खोज हुआ है 1920 ईस्वी में, और इससे बीमारी है रिकेटस। रिकेटस बीमारी होते हैं विटामिन डी की कमी से, रिकेटस बीमारी। विटामिन डी की खोज 1920 और इसका रासायनिक नाम फ्लिक्विनोन। ठीक है। अगले प्रश्न, अगले प्रश्न देखिए, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन, सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन में कौन है तत्व? फ्लोरीन। शामिल कौन कौन है? क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन वर्ग 17 के समूह के सभी तत्व हैं, जिनमें सबसे ज्यादा क्रियाशील फ्लोरीन है। अगले प्रश्न, मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम? तो WBC अर्थात आरबीसी के द्वारा, लाल रक्त कोशिका के द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का क्या होता है? परिवहन होते हैं। अगले प्रश्न आइए, पृथ्वी तल के किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करती है? तो वो कितनी तेजी से जा रहा है उस पर निर्भर करेगी कि उस वस्तु को कितना तेजी से फेंका गया, तो प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। ठीक है। अभी उसके बाद आते हैं, जल का वाष्प में परिवर्तन होना, भौतिक परिवर्तन। जैसे भौतिक परिवर्तन तो इस हिसाब से दो ही है, एक रासायनिक परिवर्तन और दूसरा भौतिक परिवर्तन। अब देख लीजिए, जो एक बार बदल जाने के बाद दोबारा अपनी अवस्था में ना आए उसे रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना। क्या दही से हम दूध ला सकते हैं? नहीं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। लेकिन जल वाष्प होना भौतिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि उसको ठंडा करेंगे फिर से पानी हो जाएगा। बर्फ का बनना कौन परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। चलिए अगले प्रश्न आते हैं, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन है? आइसोप्रेन है जो रबर का बहुलक है। गो दूध का पीलेपन किसके कारण? कैरोटीन के कारण। दूध का रंग पीला होना कैरोटीन के कारण। डायनेमो का कार्य क्या है? तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, क्योंकि वो घूमेगी और अंदर की ऊर्जा को बाहर फेंकेगी, तो ये है डायनेमो का कार्य। शायद यही प्रश्न हमारा क्या है, लास्ट है। तो ये सेट हमने 2 क्लासों में किया। क्यों? क्योंकि पहले क्लास का वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि उसमें काफी चीजों को खींचा गया था। हिस्ट्री का प्रश्न, ज्योग्राफी का प्रश्न जब आते हैं ना, उसको लंबा खींचना पड़ जाता है, कि ताकि उससे संबंधित जो प्रश्न हम सबको काफी बीएसएससी, बिहार पुलिस वगैरह एग्जामों में फायदेमंद साबित हो, इसलिए उन चीजों को खींचा जाता लंबा। तो इस क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों को हमारा धन्यवाद, नमस्कार।